Hello dear students, I am Devashish Sarkar, HOD of Basic Science Department in Bansal Institute of Research Technology and Science. Today I will explain you the evolution, how the quantum physics evolves. तो evolution कैसे हुआ quantum physics का, कुछ पुराने theories में कुछ कमियां होगी, उन कमियों को देखेंगे और कैसे नई फिजिक्स का evolution हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फिजिक्स को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक ओल्ड फिजिक्स और दूसरा है न्यू फिजिक्स। ओल्ड फिजिक्स को हम क्लासिकल फिजिक्स के नाम से जानते हैं और न्यू फिजिक्स को हम क्वांटम फिजिक्स के नाम से जानते हैं, मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जानते हैं। सो बेसिकली क्वांटम क्लासिकल फिजिक्स में हमने मेजर टॉपिक्स जो पढ़े हैं, जो फील्ड्स इंक्लूड होते हैं वो होते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और मॉडर्न फिजिक्स में स्पेशल रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी। तो नेक्स्ट देखते हैं क्लासिकल फिजिक्स में हमने कौन से टॉपिक्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया है या पूरा डिटेल स्टडी कैसे की है। तो क्लासिकल फिजिक्स में क्लासिकल मैकेनिक्स के पार्ट में हमने मोशंस की स्टडी की है। मोशंस की स्टडी में हमने देखा कोई एक पार्टिकल कैसे इंटरेक्ट करता है, मोशन कैसे करता है, या फ्लूइड में पार्टिकल के मोशंस कैसे होते हैं। नेक्स्ट इज द थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हमने बॉडी के टेम्परेचर्स, हीट, इससे रिलेटेड कुछ बातें की है और कुछ स्टडी किए हैं। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी और ऑप्टिक्स के टॉपिक्स को इंक्लूड किया है। चलिए आगे देखते हैं। देन क्लासिकल फिजिक्स किस लॉ पर बेस्ड था, या बहुत सारे थियरीज थे किस पर बेस्ड है। तो बेसिकली जो इसमें मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ है, हम क्लासिकल फिजिक्स में जितने भी फिनोमिनास पढ़ चुके हैं वो सभी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड है। मैक्रो मीन्स लार्ज स्केल, बड़े साइज के ऑब्जेक्ट के ऊपर ये वैलिड है। कुछ थियरीज, कुछ लॉज मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, ये सभी लॉज न्यूटन्स के लॉज है ना, ये सभी कैपलर्स लॉ, ये सभी बल्क या फिर लार्ज स्केल मैक्रो बॉडीज पर ही एप्लीकेबल है। जैसे जैसे हम माइक्रो साइज पे जाते हैं ये थियरीज इनकेपेबल थे। तो ये थियरीज सिर्फ मैक्रो बॉडीज के लिए है, तो यहाँ पर फेल होता है माइक्रो बॉडीज के लिए। माइक्रो मीन्स स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट के लिए। ड्रॉबैक्स क्या है ना, क्लासिकल फिजिक्स के कुछ ड्रॉबैक्स थे। तो मेजर पॉइंट से इसमें ब्रेक थ्रू जो मिला है ब्लैक बॉडी रेडिएशन से। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है इसको हम समझेंगे, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ये सारे कुछ पॉइंट्स है, जेमन इफेक्ट, स्टार्स इफेक्ट, ये सब एक्सप्लेन नहीं कर पाए क्लासिकल फिजिक्स में। सो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझने के पहले हम ऐसे समझते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट हीट रेडिएट करता है। अगर 0 केल्विन से अबव टेम्परेचर है किसी भी ऑब्जेक्ट का तो वो हीट इवॉल्व करता है। तो इवोल्यूशन में, हीट इवोल्यूशन में कौन से वेवलेंथ एमिट होंगे ज़्यादा, तो ये जो ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी एक माना जाता है एक ऐसी बॉडी है जो बहुत अच्छा एब्जॉर्बर है। कोई भी रेडिएशन आप उसको दे दे, टेम्परेचर दे दे, सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इस पिक्चर से समझते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता है कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट, किस रेंज में, किस वेवलेंथ रेंज में, तो ये पूरा रेंज दिया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। इस रेंज में हम समझते हैं कि कुछ ही पोर्शन 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के रेंज में अगर वेवलेंथ रेडिएशन का होगा तो वो विजिबल रेंज में होगा, यानी हम उसे देख पाएंगे। ठीक है, हाँ, इस चार्ट से समझते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर पे है तो उसका कलर कैसा होगा। ये एक एग्जाम्पल लिया गया है, एग्जाम्पल है ये स्टील का, है ना। आयन को हमने हीट किया तो कैसे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कौन सा वेवलेंथ रेडिएट करेगा। तो रेडिएशन का वेवलेंथ किस पे डिपेंड किया, टेम्परेचर पे। जैसे जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज करते गए वेवलेंथ डिक्रीज होता गया। ये क्यों हुआ, आप भी फील कर सकते हो। आपका हाथ अगर आप आपके गाल के पास लेके आए, सो यू फील सम वार्मथ, है ना, कुछ हीट, गर्माहट आपको महसूस होगी। ये है थर्मल रेडिएशन। ठीक है, तो क्लासिकल फिजिक्स में ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, ये ग्राफ को एक्सप्लेन नहीं किया गया। मेजर ड्रॉबैक क्या था, मेजर ड्रॉबैक था क्लासिकल फिजिक्स का, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमने हीट किया तो उसके एटम्स वाइब्रेट करेंगे और वाइब्रेशंस के कारण ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे। तो ये ग्राफ इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ, तो एनर्जी इंटेंसिटी हाई होनी चाहिए, ये ग्राफ स्ट्रेट जाना चाहिए। तो ये इस ग्राफ को क्लासिकल फिजिक्स में एक्सप्लेन नहीं किया गया, ये एक मेजर ड्रॉबैक था, ये एक मेजर ड्रॉबैक था। देन क्लासिकल अप्रोच क्या है ना, क्लासिकल अप्रोच क्या है ओवरऑल। जब हम देखें कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझने के लिए क्लासिकल अप्रोच है कि हमने देखा हॉटर ऑब्जेक्ट हायर एनर्जी रेडिएट कर रहा है, लेकिन ये ग्राफ बिल्कुल नहीं कहता। ग्राफ इसके अपोजिट
शो हो रहा है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट अपोजिट शो हो रहा है, देन ये जो शेप है, इस शेप को एक्सप्लेन ना करने का ही एक मेजर कारण था क्लासिकल फिजिक्स का ड्रॉबैक, और यहाँ से एक नई थियरी इवॉल्व हुई। सबसे पहला कॉन्सेप्ट था ब्लैक बॉडी रेडिएशन को ना समझ पाना। इसके बाद नेक्स्ट ड्रॉबैक इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? अगर कोई रेडिएशन है ना, फोटॉन्स अगर या लाइट किसी एक सब्सटेंस के ऊपर फॉल होगा तो उस सब्सटेंस के इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होना स्टार्ट करते हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स में ये समझ में आया कि अगर डिम लाइट होगा तो उसमें एनर्जी पहले एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में एमिट करेगा। ये तो फिर कोई भी टेम्परेचर कोई भी एनर्जी पर ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में डिम लाइट हो या इंटेंस लाइट हो, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन या लाइट अगर इंसिडेंट होगा किसी मेटल सरफेस पे तो ही एमिशन होगा इलेक्ट्रॉन का। तो ये थियरी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए क्लासिकल फिजिक्स में। अनस्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम। अनस्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम ऐसा है कि कोई भी एटम अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर में जाए तो सेंटर में होता है एटम के न्यूक्लियस और सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। तो ये जो रिवॉल्यूशन होगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी के अकॉर्डिंग, इनके रिवॉल्यूशन के अकॉर्डिंग इनका जो रेडियस है इलेक्ट्रॉन का, ये धीरे धीरे कम होते होते न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाना चाहिए, और ये बना देगा हमारे एटम को अनस्टेबल। तो यहाँ से अनस्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम भी एक्सप्लेन करने में एक्सप्लेन नहीं कर पाया कौन? क्लासिकल फिजिक्स। जैसे इलेक्ट्रॉन अगर रेडिएशन एमिट कर रहा है तो क्या होगा? उसकी एनर्जी कम होती है, इस फिगर में यही समझाया गया। तो एक्सपेरिमेंटली ये वेरीफाई किया गया, 10⁻⁻12 सेकेंड के बाद सारा एनर्जी इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा, सारा एनर्जी इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं था। तो वाई क्लासिकल फिजिक्स फेल्स? मेजर पॉइंट्स क्या थे? क्योंकि उन्होंने जो रेडिएशन माना था कि ब्लैक बॉडी या कोई भी बॉडी जब रिलीज करता है या एब्जॉर्ब करता है वो सारे एनर्जीज कंटिन्यूस होते हैं, लेकिन सारे एनर्जी कंटिन्यूस नहीं होते हैं। हमें सर मैक्स प्लांक ने हमें बताया। पार्टिकल और वेव्स ये दोनों ही एंटिटी को अलग अलग समझा गया क्लासिकल फिजिक्स में, ठीक है, जबकि ये कोलैबोरेटेड है। आइए जानेंगे कैसे। एंड लास्ट इज दी पार्टिकल नेचर को नहीं समझाया गया लाइट के। ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स यहाँ से स्टार्ट होता है। 1900 में सर मैक्स प्लैंक ने सबसे पहले एक थियरी दी है कि एनर्जी जितने भी रिलीज होते हैं या एब्जॉर्ब होता है किसी बॉडी से, वो सारा डिस्क्रीट होता है, एक क्वांटा होता है, एक पैकेट के फॉर्म में होता है। तो ये इसकी एनर्जी इक्वल टू h न्यू, और ये सबसे लोवेस्ट एनर्जी है। h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। ड्वेल नेचर ऑफ लाइट। ड्वेल नेचर ऑफ लाइट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इट मीन्स पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्लासिकल फिजिक्स में। वेव नेचर को एक्सप्लेन किया था, और जिसके अकॉर्डिंग दो ड्वेल नेचर क्या है? एक पार्टिकल नेचर है, दूसरा वेव नेचर है। तो यहाँ पर भी पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन करने में सक्षम नहीं था क्लासिकल फिजिक्स। ड्वेल नेचर। अब यहाँ पर क्वांटम फिजिक्स का इवोल्यूशन हुआ, बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे थियरीज देना स्टार्ट किए। तो इसी कड़ी में एक और थियरी थी, ड्वेल नेचर ऑफ मैटर। ड्वेल नेचर ऑफ मैटर क्या है? अब तक हम ये समझते थे कि लाइट के पास ही ड्वेल नेचर होता है, पार्टिकल और वेव नेचर, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी मटेरियल पार्टिकल के पास ड्वेल नेचर होता है। इट मीन्स खुद तो पार्टिकल है और उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होगा। ये जो ब्रेक थ्रू था क्वांटम फिजिक्स का कि कोई भी मटेरियल पार्टिकल के पास में वेव कैसे होता है, वेव नेचर कैसे होता है, इसी को समझने के लिए पूरा क्वांटम फिजिक्स, इस वेव की प्रॉपर्टी क्या है और इस वेव का नेचर क्या है। तो यहाँ से सर डी ब्रोगली ने ये स्टेटमेंट दिया, डी ब्रॉय सर ने इस स्टेटमेंट को दिया कि कोई भी मटेरियल पार्टिकल अगर मोशन में होगा उसके पास ड्वेल नेचर होगा। और यही थियरी को हम आगे के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे कि ड्वेल नेचर ऑफ मैटर क्या है, वेव कैसे इसमें एसोसिएटेड होता है। सो थैंक यू वेरी मच।